बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़रत हाजिर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, मौसमों की बात करें तो दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पूरे साल में 8-10 महीने सिर्फ सर्दी रहती है, और कहीं ऐसा है कि पूरे साल बहुत गर्मी रहती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की हमेशा हम बुराइयां ही देखते हैं, पाकिस्तान की टेंशन ही नज़र आती है। लेकिन एक अल्लाह ताला ने जो है ना पाकिस्तान को इतना नवाजा हुआ है कि चारों मौसम और बहुत बैलेंस में अल्लाह ने आपको सर्दी भी दी है, गर्मी भी दी है, ख़ज़ा भी दी है, बहार भी दी है, और हर एक की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ बेनिफिट्स हैं और मॉडरेशन में रखा हुआ है। सर्दी भी दी है तो उसका एक टाइम पीरियड रखा हुआ है, पूरे साल सर्दी नहीं है। उसके अलावा गर्मी भी दी है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा हुआ है। ख़ज़ा भी दी है और बहार भी, और साथ आपको बताया कि पूरे मुल्क में जो है स्प्रिंग बहार का मौसम चल रहा है। मुरझाए हुए पौधे जो हैं वो दोबारा तरोताज़ा हो गए, हर तरफ फूल नज़र आते हैं, पौधे नज़र आते हैं, पत्ते नज़र आते हैं। रिफ़्रेशिंग मौसम है, लेकिन इसके ज़ाहिर बात है रिफ़्रेशिंग है, फ़ायदे हैं, अच्छा लगता है, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। आज तो इनफैक्ट कराची में भी बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको दमे का मसला है या एस्थमा का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए जो बाहर का मौसम होता है बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ख़ुसूसन मुझे जो फ़ेसबुक पे डिमांड्स आई हैं वो इस्लामाबाद से, एबटाबाद से, रावलपिंडी से, कि एज़मा में क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है कि पौधे, ज़ाहिर बात है फूल पौधे जो हैं उसमें पोलन निकलता है, पोलन जो हवा में उड़ता है फिर दूसरी जगह गिरता है, फिर नए पौधे निकलते हैं, लेकिन उसमें पोलन एलर्जीज़ जो हैं वो एग्रीवेट कर रही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनको दमा है या एस्थमा का प्रॉब्लम है और जिनका इस सीज़न में एज़मा एग्रोवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, उस पर क्या करें, कैसे काबू पा सकते हैं। जिन लोगों को इस वक्त बढ़ चुका है वो लोग क्या करें, जिनको अभी नहीं बढ़ा है वो उससे बचने के लिए क्या करें, और मज़ीद जो एस्थमा के फैक्टर्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। खुसूसन अब जैसे आज हवा चली, हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है, हवा के साथ मट्टी भी है, डस्ट भी है, उससे भी एज़मा एग्रोवेट हो रहा होता है। उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, सारी बातें करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुरुआत के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स, क्योंकि कराची से बाहर के व्यूअर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है आज कॉल करना, खुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, कश्मीर के जो लोग हैं जहाँ पे खूब हरियाली है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं जाता हूँ, लेकिन सारी बात है उन लोगों के लिए जो जहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए आज आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने से पहले डायल कीजिए 021 कराची कोड। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम तिब की दुनिया का डॉक्टर जावेद हुसैन साहब। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट कंसल्टेंट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने आज हो सकता है शायद उनको दमा हो लेकिन उनको पता ही ना हो कि उनको एज़मा या दमे की प्रॉब्लम है। दमा किस कंडीशन को या किस कैफियत को कहते हैं? दमा या अस्थमा एक सांस की नाली की बीमारी है जो दुनिया भर में बेहद आम है। एस्टिमेट्स के मुताबिक चंद साल पहले 300 मिलियन से ज़्यादा अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला थे। और ऑब्वियसली जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी सरा औसत में भी बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा आ रहा है। अमूमन ये सांस की नाली में तंगी की वजह से लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है। आम अलामात इसके खांसी होना, सीने की जकड़न, सांस लेने में दुश्वारी और सांस लेने में आवाज़ें आना जिसको वीजिंग या सीटियाँ बजना कहते हैं, ये टिपिकल आम सिम्टम्स हैं, अलामात हैं दमे की बीमारी के। अच्छा ये बताइए, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी, सीने में जकड़न, ये कंडीशन एज़मा के अलावा भी अक्सर कभी लोगों को हो जाता है। किसी को जो है नमूनिया हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो इस कैफियत जो दमे की कैफियत और यही कैफियत जो किसी और भी बीमारी में है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसमें जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, के जब हम एक पेशेंट के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जी उनकी बचपन में कैसी हिस्ट्री थी। अमूमन ज़्यादा कॉमनली वो दमे की जो शिकायत है ये इसकी शुरुआत बचपन में होती है, मगर बाद में भी हो सकती है। तो उन लोगों को हिस्ट्री जो एलर्जी की रही हो उनसे हम पूछते हैं कि जी मौसमी उनको पिछले 5, 7, 10 सालों में क्या उनको मौसमी हर चेंज ऑफ सीज़न में, हर मौसम में, गर्मियों में या सर्दियों में ऐसी अलामात जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, नाक बंद होना, नज़ला हलक के पीछे टपकना,
सीने की जकड़न होना, ये अलामात अगर उनको बार बार होते आएँ तो दमा होने के चांसेस ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे देखें सीज़न चेंज होता है, अमूमन जो बच्चे हैं एक एक दफ़ा तो अमूमन यहाँ पे बीमार पड़ ही जाते हैं, ठीक है ना, बीमार पड़ते हैं फिर वो सही हो जाते हैं, 2 4 5 6 दिन का पीरियड रहता है। अगर साल में 2 3 4 दफ़ा बीमार होने तो क्या ये एज़मा होगा? इसमें काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चों में तकरीबन 5 से 10% लोगों में अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि क्या ये अस्थमा तो नहीं है, वो नज़ला ज़ुकाम जिसको अमूमन मरीज़ कहते हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम होता है मगर वो सीने में चला जाता है और सीने में जाके खांसी होती है जो 4-5 दिन में अमूमन ठीक नहीं होती, चंद हफ्ते लगते हैं। हफ्ते लग जाए तो वो नज़ला ज़ुकाम जो बार बार सीने में चला जाए और हर 6 महीने या 3 महीने बाद उसकी अलामत 2 4 6 हफ्ते तक रहें, तो इसमें हमेशा अस्थमा या दमे की डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। अच्छा, एज़मा होता क्यों है? सवाल ये पैदा होता ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये एक कॉम्बिनेशन है, लोगों में पैदाइशी तौर पे जेनेटिकली इसकी जेनेटिकली उनमें शामिल है अस्थमा कुछ लोगों में, और एनवायरनमेंट में माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें मसलन कुछ लोगों में पोलन की वजह से, कुछ लोगों में गर्दो गबार की वजह से, कुछ लोगों में स्ट्रॉन्ग स्मेल्स की वजह से, कुछ लोगों में डस्ट में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े हैं जिनको डस्ट माइट्स कहते हैं उनसे एलर्जी होती है। तो ये जब कॉम्बिनेशन जेनेटिक्स और उसके साथ या माहौल की आलूदगी और जो भी उसके ट्रिगर्स हैं उसके जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये एग्रीवेट कर सकते हैं या ये मौजिब हैं, इनकी वजह से भी एज़मा हो जाता है? इनकी वजह से, मगर जैसे मैंने कहा था कि उसमें उन लोगों में जेनेटिकली पैदाइशी तौर पे अस्थमा होने की जीन्स मौजूद होती हैं, टेंडेंसी होती है, और ये माहौल में ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से अस्थमा बाहर निकलता है। अच्छा, आपने अभी बात की थी पोलन की ना, और पोलन का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वहाँ इंसिडेंस है वो इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉल पे मौजूद है मरियम साहिबा। बिल्कुल ठीक है, शामिल करें, आपकी इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। मैं डॉक्टर से साहब से एक सवाल है मेरा। जी बेटा। जी कि ना मेरी मदर को ना काफ़ी महीनों से ना खांसी है। ठीक है। और ना उनके ज़्यादातर सिम्टम्स ना अस्थमा जैसे हैं, मतलब कि खांसी इसी तरह, और ना वेदर चेंज होता है तो इस तरह सुबह शाम पोलन एलर्जी की तरह सारे सिम्टम्स हैं। ओके, ये बताओ बेटा, ये अभी है या बहुत अरसे से है इनको? बहुत अरसे से है। बहुत अरसे से। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप मरियम से? इनको पहले कभी निमोनिया या टीबी का मर्ज तो पहले नहीं हुआ? नहीं। उनको चेंज ऑफ वेदर के जो कमरे, ठंडे कमरे से बाहर निकलें उसमें छींकें आना, नज़ला होना या खांसी होना, ऐसी भी अलामत पाई जाती हैं? जी आती हैं। हाँ, ये तो काफ़ी सजेस्टिव है दमे के लिए। डॉक्टर को दिखाया कभी? डॉक्टर को अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं दिखाया? अच्छा चलो। और आपको तो नहीं है? नहीं, घर में किसी और को तो नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14। 14, माशाल्लाह। क्या बनना चाहोगी बड़े होके? इंशाल्लाह डॉक्टर। बस लग रहा है जिस तरह से इसने डिस्क्राइब किया ना, इसका इंस्टिंक्ट से लग रहा था कि बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारी दुआ है कि एक दिन आप कॉल करेंगे तो आप कहेंगे मैं डॉक्टर मरियम बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अभी बात करते हैं डॉक्टर साहब, इनकी वालदा का मसला बिल्कुल क्या लग रहा है? इनके अलामात तो डेफिनेटली सजेस्टिव हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि एक फिजिशियन के पास, एक चेस्ट फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के पास भी जाएं, उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री, फ़िज़िकल एग्ज़ाम जिसमें वो मुआयना करके देखें कि जी सांस की नालियों में तंगी के फ़िज़िकल साइंस, जिसमें सीटियाँ बजना जिसको वीजिंग कहते हैं, वो मौजूद हैं या नहीं है। और अगर मौजूद हैं तो एक टेस्ट होता है जिसको स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। कोई एक ख़ास छोटी सी डिवाइस है जिसमें फूंक मारनी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि सांस की नालियाँ कितनी तंग हैं। फूंक मारनी है? हाँ, ज़ोरदार किस्म की। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। ठीक है। और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनता है जिसमें हमें सांस लेने, अंदर लेने यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का ग्राफ बनते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि सांस की नालियाँ कितनी तंग है। और उसके बाद इन्हेलर देते हैं और वो टेस्ट को रिपीट करते हैं। अस्थमा की डायग्नोसिस के लिए उसमें जो सांस की नालियों में ब्लॉकेज है उसमें हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलती है, जिसको हम पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वो एज़मा है तो? अगर तो एज़मा है तो उसमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि अस्थमा है। अच्छा, फूक वाला टेस्ट बड़ा अच्छा है हाँ, बिल्कुल। वो मूवमेंट टेस्ट से लोग घबराते हैं, खून निकलेगा या एक्सरे या सीटी स्कैन के लिए भी चलने टाइम लगेगा। फूक तो बड़ा अच्छा है, फूक मारने की तो हमारे हम वैसे शौक है ना। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये बताइए
पोलन की बात की थी मरियम ने भी, और हमें ये बताइए पोलन का एज़मा से क्या ताल्लुक़ है भाई? वही एज ए रिस्क फैक्टर पोलन में भी ऐसे एलर्जेंस मौजूद हैं जो जिन लोगों में जेनेटिकली आस्थमा मौजूद है। सबसे पहले ये बता दूं कि हर आस्थमा वाले को पोलन प्रॉब्लम नहीं देगी। अच्छा। बहुत से हमारे मरीज़ होते हैं जो कराची से मूव होकर इस्लामाबाद जाते हैं और उनको पोलन तकलीफ नहीं देता, उनका आस्थमा बल्कि बेहतर हो जाता है। तो हर इंसान के अपने ट्रिगर्स मौजूद हैं और वो इंडिविजुअल ट्रिगर्स, कुछ एस्थमेटिक्स को पोलन से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पोलन बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। और अगर ऑब्वियसली उनको महसूस होता है कि जैसे पोलन काउंट बढ़ता है और उनके एस्थमा सिम्टम्स में ख़राबी आती है, तो ऑब्वियसली वो पोलन से एलर्जिक हैं। अब ये बताइए जिनको पोलन से एलर्जी है, खुसूसन क्योंकि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, एबटाबाद, मानसहरा, जो वो तमाम जगह हैं जहाँ पे हरियाली है और पोलन प्रॉब्लम्स भी हैं, वो लोग अब क्या करें जिनको एलर्जी है? पोलन तो मौजूद है, पोलन को खत्म नहीं करेंगे। ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन तो ऑप्शन ये है, मगर प्रैक्टिकल नहीं है कि इंसान वहाँ से मौसम चेंज हो तो मूव हो जाए, बट ये तो एक्चुअली एक मैं मजाक के तौर पे आइडियल सूरत हाल है। मगर जिन लोगों में आस्थमा है और आस्थमा की तशखीस होकर डायग्नोसिस कंफर्म हुआ है, वो जैसे चेंज ऑफ सीज़न हो, अगर वो अपने मेडिकेशन जिसमें प्राइमरीली इस्तेमाल इनहेलर्स का है, वो सीज़न चेंज होने से पहले शुरू कर दें, तो उनकी आस्थमा के सिम्टम्स बड़े अच्छे कंट्रोल में रहेंगे और पोलन का काउंट्स बढ़ेंगे भी तो उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखें अभी मैं आपको बताऊँ टीवी की रिपोर्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी, हमेशा हर साल होती हैं कि हॉस्पिटल्स में लोगों का रश लग गया, नेबुलाइजेशन लोगों को ज़्यादा हो रही है, एडमिशन ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो यानी इसका पहले से यानी ट्रीटमेंट जो है रेगुलर वाला। एब्सोल्युटली, वो एक तो पहले डायग्नोसिस कंफर्म कर लें एस्थमा मौजूद है, तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जिनको कंट्रोलर मेडिसिन कहते हैं। अमूमन सबसे बेहतर उसमें इनहेलर्स होते हैं जो स्टेरॉयड या कोर्टिजोन इनहेलर्स होते हैं। वो सांस की नालियों की जो सोजन दमे में एस्थमा में हो जाती है उसको कंट्रोल में रखती है। जब सांस की नालियों की सोजिश कंट्रोल में रहेगी तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मज़ीद तफसीलन और बात करते हैं। एक और कॉलर है मिसेस महमूद साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद। मिसेस महमूद साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब, बच्चे की नाक की हड्डी पता नहीं, नाक बंद रहती है, आए दिन जायनसिन ड्रॉप वगैरह डालता रहता है। नाक बंद होने के अलावा और कोई तकलीफ है इस बच्चे और ये कि हाँ, डस्ट एलर्जी वगैरह, छींके आना और नजला, और वो सीटी की से आवाज़ कभी कभार हो जाता है। सांस सीटी की आवाज़, खांसी रहती है उसको? जी, खांसी रहती है उसको? सांस हाँ होता है। वो तो पहले मुझे भी कभी हो गया था। आपको भी हो गया था? हाँ, हो गया था 74 में कभी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मैं वैसे ही एहतियात करती हूँ 74 में कटाई से, तो अब तो ना मुझे अभी नहीं होता है। अच्छा चलें, 74 कभी कभार हो जाता है। 1974 की बात कर रही हैं? हाँ, 74 ऐसे हो गया था, फिर मैंने होम्योपैथिक इलाज किया था। चलें, आप सही हो गई थी। चलें ये बताइए बच्चे की उम्र कितनी है? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, ठीक है। इसकी तरफ से ना बड़ी फिक्रमंद रहती हो ना। नहीं आप परेशान नहीं हो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लाइन पर रहिएगा। लेकिन नाज़रीन आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।